Hey guys, welcome to my channel Made Humanities Easy. In this video we are going further to study about Mesopotamia. So here we have to study significance of urbanization. We have to study about urbanization. Urbanization कैसे हुआ मेसोपोटामिया में, शहरीकरण कैसे हुआ. तो शहरीकरण नियर अबाउट 3000 BC में हुआ. 3000 BC के आसपास शहरीकरण हो गया था, अर्बनाइजेशन हो गया था. और अर्बनाइजेशन में क्या हुआ था, ब्रॉन्ज़ का प्रोडक्शन होने लगा. ब्रॉन्ज़ किससे बनता है, कॉपर प्लस टिन से, इन दोनों के सम से बनता है ब्रॉन्ज़. अर्बन सेंटर्स इन्वॉल्व इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विसेज. जो अर्बन सेंटर्स थे वो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जो अर्बन सेंटर्स थे हमारे, उसमें अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, मैन्युफैक्चरर्स होने लगे और सर्विसेज होने लगी थी. सिटी पीपल वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट. जो सिटी पीपल थे, शहर के लोग थे, वो इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, मतलब खुद से वो इतना नहीं कर पाते थे, तो उनको क्या डिपेंडेंट रहते थे किसी और पर्सन पे. द कार्वर ऑफ स्टोन टूल्स रिक्वायर्ड ब्रॉन्ज टूल्स, कलर स्टोन्स. जो स्टोन टूल्स बनाते थे उनको ज़रूरत पड़ती थी ब्रॉन्ज टूल्स की और कलर स्टोन्स की. सो जो स्टोन टूल बनाते थे वो किस पर डिपेंड थे, ब्रॉन्ज टूल जो बनाते हैं उन पे और कलर स्टोन जो बनाते हैं उन पे. द ब्रॉन्ज टूल मेकर नीड मेटल एंड चारकोल. और जो ब्रॉन्ज टूल बनाते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है मेटल और चारकोल की. सो दे डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अदर पीपल. इसीलिए वो लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, वो डिपेंड रहते थे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए किसी और पीपल की. फ्यूल, मेटल्स, वेरियस स्टोन्स, वुड एक्सेट्रा, जो अलग अलग तरीके के मेटल्स, फ्यूल्स, ये सब थे, वो आते थे कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स. सिटी में जो मैन्युफैक्चरिंग करनी होती थी उसके अलग अलग जगहों से वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे. तो कार्वर ऑफ स्टोन सील्स जो थे वो उनको ब्रॉन्ज टूल और कलर स्टोन्स की ज़रूरत थी. ब्रॉन्ज टूल को क्या किसकी ज़रूरत थी, मेटल और चारकोल की. नेक्स्ट इज़ एक्टिविटीज़ इन अर्बन इकोनॉमीज़. अर्बन इकोनॉमीज़ में जो एक्टिविटीज़ थी क्या क्या थी, दे आर 5 एक्टिविटीज़: फूड प्रोडक्शन, ट्रेड एक्टिविटीज़, मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट गुड्स, डिफरेंट सर्विसेज और बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम होता है किसी एक प्रोडक्ट के लिए आप दूसरा प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपस में लेन देन करना, किसी एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेना. डिवीजन ऑफ लेबर. तो जब सिटी पीपल सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे तो उनके लिए क्या किया, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया. मतलब कि एक काम कोई और करेगा तो उससे जल्दी जल्दी टाइम भी कंज्यूमिंग नहीं होगा और वो जल्दी जल्दी काम भी हो जाएगा. सो डिवीजन ऑफ लेबर क्यों किया गया, ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन ईच अदर. इंटरडिपेंडेंसी हो गई थी पीपल की एक दूसरे पे. किस पे, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और सर्विस प्रोवाइडर्स करने के लिए. कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो कोई सर्विस उसको प्रोवाइड करवा रहा है, तो उन सब के लिए इसीलिए डिवीजन ऑफ लेबर किया गया. मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़. फिर मूवमेंट होने लगा गुड्स का सिटीज़ में. तो रिसोर्सेज इन मेसोपोटामिया, जो रिसोर्सेज जिन अबेंडेंस में जो थी और जो लैक में थी, जिसकी हमें भरपूर मात्रा में मेसोपोटामिया में था, वो रिसोर्सेज थे फूड रिसोर्सेज और टेक्सटाइल्स, जिसको ये लोग एक्सपोर्ट कर सकते थे. बट इम्पोर्ट जो इनके यहाँ कम था. इम्पोर्ट किसको करते थे, मिनरल रिसोर्सेज को और स्टोन मेटल्स जैसे वेपन, सील्स, वेसल्स. गुड क्वालिटी ऑफ वुड, ये इनके पास था ही नहीं. था मतलब कम था, लैक था, इसकी कमी थी इनके पास. ट्रेड इन मेसोपोटामिया कैसे होता था, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते थे तुर्की, इराक और ईरान से, और ओमान भी. इंपोर्ट क्या करते थे ये लोग, क्या करवाते थे, शेल, वुड, कॉपर, सिल्वर, टिन, गोल्ड. सो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि रिसोर्सेज जो मेसोपोटामिया में था, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मूवमेंट कैसे हुआ गुड्स का सिटीज़ में. इफ़ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस, सो यू कैन राइट दिस. ओके, ट्रेड होता था, हमें पता है कैसे होता था. कैनाल्स और नेचुरल चैनल्स वर रूट्स फॉर गुड ट्रांसपोर्ट. जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो कैनाल से होता था और नेचुरल चैनल्स जो बने रहते थे उनसे होता था. फॉर दिस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी देयर. इस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी था. तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ पे. सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर नीडेड टू डायरेक्ट फॉरेन कंपेन्स एंड एक्सचेंजेस. जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती थी डायरेक्ट कर सके हम फॉरेन कंपेन्स को और एक्सचेंजेस को अपने. और
जो ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब कहाँ स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट सर्दर्न मेसोपोटामिया से स्टार्ट हुआ था। अब इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, जो इफेक्टिव कौन सा मोड था ट्रांसपोर्ट का? बुलक कार्ट जो थे वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था, बहुत टफ भी था, उसको कौन चला चला के लेके जाए धीरे धीरे, टाइम कंज्यूमिंग भी था, तो इसीलिए इसको तो हम कैंसिल ही कर देंगे, इफेक्टिव मोड ट्रांसपोर्ट नहीं था। रिवर रूट्स जो थे वो इफेक्टिव थे, कैसे? कैनाल्स एंड ट्रिब्यूटरीज बनी रहती थी, लेस एक्सपेंसिव भी होता था, फ़ायदे की बात है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता था, और यूफ्रेट्स रिवर को वर्ल्ड ट्रेड रूट कहा गया था, क्यों? क्योंकि यूफ्रेट्स रिवर जो था वर्ल्ड ट्रेड कर सकती थी। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ राइटिंग सिस्टम का। तो द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट रिटन अराउंड 3200 BC कंटेन पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स। जो पहली मेसोपोटामियन टैबलेट थी वो कब लिखी गई थी? 3200 BC के अराउंड, 3200 BC के, जो कंटेन करता था पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स, जिसमें पिक्चर लाइक कुछ साइंस होते थे, नंबर्स होते थे। आपकी बुक में इसकी अच्छे से फिगर दी गई। पिक्चर लाइक साइंस जैसे ऑक्स, ये सब इनके अलग अलग साइंस होते थे और अलग अलग नंबर से इसको डिनोट करते थे। जैसे ये सारे अलग अलग पिक्चर्स हैं, साइंस दे रखे हैं, तो इससे वो उनका एक कम्युनिकेशन का टेक्निक होता था, जिससे मेसोपोटामिया के लोग कम्युनिकेट कर सकते थे एक दूसरे से। बाय 2600 BC द लेटर्स बिकम यूनिफॉर्म एंड लैंग्वेज ऑफ सुमेरियन। 3200 BC में तो पिक्चर लाइक साइंस और नंबर्स आए थे। 2600 BC में लेटर्स जो थे वो यूनिफॉर्म बन गए थे, और लैंग्वेज कौन सी थी? सुमेरियन। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ सुमेरियन, मेसोपोटामिया, तो उसका आंसर है सुमेरियन। मेसोपोटामिया रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले, वो क्ले के टैबलेट पे लिखते थे लाइक दिस। नेक्स्ट टॉपिक है द सिस्टम ऑफ राइटिंग इन क्यूनिफॉर्म। सिस्टम कैसी थी, राइटिंग कैसा था वहाँ का क्यूनिफॉर्म में जो लिखते थे? द साउंड दैट अ क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंट वाज नॉट अ सिंगल कॉन्सोनेंट और वॉवल बट सिलेबल्स। हमारे यहाँ क्या है? सिंगल कॉन्सोनेंट मतलब वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो साउंड होते थे क्यूनिफॉर्म साइन जो रिप्रेजेंट करता था वो कॉन्सोनेंट और वॉवल नहीं होते थे, बट सिलेबल्स होता था, उनका एक अलग से सिलेबस होता था। Thus a scribe had to learn 100 of signs, so writing was a skilled craft. उनके पास अलग अलग साइंस, हमारे क्या है ABCD हम याद कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे अलग अलग तरीके के साइन थे। A बनाना होता था तो उसके लिए अलग साइन, B के लिए अलग साइन, C के लिए अलग साइन, तो उनका अलग अलग, उनका कम्युनिकेशन की टेक्निक अलग थी। तो इसीलिए स्क्राइब जो होता था उनको लर्न करना पड़ता था 100 ऑफ साइंस, इसीलिए जो राइटिंग थी वो एक स्किल्ड क्राफ्ट थी। ठीक है, कुछ ही लोग मतलब किंग्स ही उसको राइटिंग मतलब जो एजुकेशन है वही उनको आती थी और लोगों को नहीं आती थी। राइटिंग्स वॉज यूज फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, जो राइटिंग्स थी वो यूज़ किया जाता था रिकॉर्ड को कीप करने के लिए, रखने के लिए। मेकिंग डिक्शनरीज बनाने के लिए। गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर्स, लीगल वैलिडिटी लैंड ट्रांसफर्स के लिए। नरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग, जो डीड्स किंग्स के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनको नरेट करने के लिए, उनको बताने के लिए। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, इंफॉर्मेशन रखने के लिए और मैसेज को सेंड करने के लिए। अनाउंसिंग द चेंजेस ऑफ अ किंग हैड मेड इन कस्टमरी लॉज ऑफ द लैंड, वो अनाउंस करने के लिए क्या चेंज कर रहा है किंग एक अपनी लैंड में, उसको कस्टमरीज लॉज में प्रिवेंट करने के लिए और उसको अनाउंस करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइटिंग को कैसे यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो आप ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं ये भी लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास आता है व्हाट इज क्यूनिफॉर्म, सो यू हैव राइट दिस। क्यूनस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्यूनस मीन्स वेज, फॉर्मा मीन्स शेप्ड, हैंस द वर्ड इज वेज शेप्ड। क्यूनिफॉर्म कैसा होता है? यूनिफॉर्म का ऐसे वेज शेप टाइप का होता है, उसका एक नुकीला जैसा शेप होता है, तो शार्प एंड ऑफ अ रीड कट ऑब्लिकली, जिससे वो लोग राइट करते थे, लिखते थे अपना क्ले टैबलेट्स पे। This is in this video. I hope my notes will help you. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.